ओके मनोज जी, दूसरा एक प्रश्न आता है ज़्यादातर जब मार्केट में जाते हैं कि हमें दिल्ली वेल्थ ग्रुप की जरूरत क्यों है, जबकि हमारे आस पड़ोस में दुनिया भर के बैंक खुले हुए हैं, हम जाके बैंक में सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका क्या समाधान है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, अगर आपको पता हो तो कई ऐसे, हालांकि मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा अपने आप को, सिर्फ समझाने के लिए, कई ऐसे लोन सर्विस प्रोवाइडर हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, जो महीने का हर एक महीने 15-15, 20-20 हजार करोड़ रुपए का लोन दिलवाते हैं बैंकों से। 15,000, 20,000 करोड़, कई बार एक बैंक की पूरी महीने की डिस्बर्समेंट नहीं होती 15,000 करोड़, किसी की 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, इस तरीके से होती है। लेकिन बहुत सारे बैंकों की इंडिविजुअल कैपेसिटी में 15,000 करोड़ रुपए मंथली डिस्बर्समेंट नहीं होती, लोन नहीं देते। फिर भी ऐसे लोन सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं दिल्ली में, इंडिया में, जो एक मंथ में 15,000, 20,000 करोड़ का लोन दिलवा देते हैं लोगों को, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि भाई दिल्ली वेल्थ ग्रुप की जरूरत है। हालांकि दिल्ली वेल्थ ग्रुप उनसे बहुत अलग है, क्योंकि दो चीजें हैं। एक, हम पर्सनल फाइनेंस में डील नहीं करते, हम सिर्फ इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए डेडिकेटेड सर्विसेज देते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट फाइनेंस की, तो यहाँ पे मैटर बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही डोमेन है। यहाँ पे बहुत अलग है, सब कुछ अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई याद हो तो, एक रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था। हाँ, एक नहीं, दो केस। हम लोग एक ही ब्रांच में हुए, वो एक ही कस्टमर की दो अलग अलग कंपनियों में थे, तो इसलिए मैं एक केस बोल रहा हूँ। तो वो कहीं ब्रांच में डायरेक्ट पहुंचे, उनका काम हुआ, और काम होने के बाद स्थिति क्या बनी, बैठक गया, खराब स्थिति उनकी, तो आगे। हाँ, क्या होता है जब क्लाइंट डायरेक्ट जाता है तो उसको उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कैसे कैसे होनी है। वो 100% डिपेंड होता है ब्रांच पे, ब्रांच का जो मैनेजर होगा, ब्रांच का जो क्रेडिट ऑफिसर होगा, या जो भी वहाँ पे हेल्पिंग के लिए आपको बैठा रखे होंगे। लेकिन उनके ऊपर एक अलग प्रेशर है, ब्रांच के ऊपर या बैंकर के ऊपर। बैंक के ऊपर ये प्रेशर है कि उसको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। उसको क्या क्या टारगेट पूरे करने हैं, एक ब्रांच के जनरल टारगेट बताता हूँ। एक ब्रांच हेड के पास डेली उसने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलने हैं। छोटे टारगेट मिल जाते हैं कि आज 10 सेविंग अकाउंट होने चाहिए, 15 करंट अकाउंट होने चाहिए, देन 2 FD, 5 FD होनी चाहिए, 10 इंश्योरेंस बिकने चाहिए, 2 कार लोन बिकने चाहिए, 3 पर्सनल लोन बिकने चाहिए। ये टारगेट सुबह की लिस्ट आ जाती है ब्रांच के पास। इट्स ए फैक्ट। मतलब प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के सेम हालात है। अब वो जब आप ब्रांच जाएंगे तो आपको डेडिकेटेड सर्विसेज कैसे देंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि जो ऊपर से टारगेट आए हैं, जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या कहाँ से, जो भी मतलब जिनको भी रिपोर्टिंग है ब्रांच की, वहां से जो टारगेट्स आए हैं, पहले तो वो उनको फुलफिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको सर्विस कहाँ देंगे? आपको चाहिए डेडिकेटेड सर्विस, आपको चाहिए आपके बिजनेस की जो थॉट प्रोसेस है उससे अलाइंड होने के तरीके से, मतलब जो आपका बिजनेस की जो विजन है उसके अलाइनमेंट के साथ आपको फाइनेंसिंग चाहिए। ऐसी फाइनेंसिंग चाहिए जो आपको लॉन्ग लास्टिंग हो, स्ट्रक्चर्ड हो। जैसे आप बिजनेस को शेप देना चाह रहे हैं, वैसे वैसे फाइनेंसिंग भी शेप लेती चली जाए। ऐसी फंडिंग के लिए आपको डायरेक्ट बैंक नहीं सूटेबल होगा। आई एम नॉट सेइंग कि 100% नहीं होगा, बट 80-90% लोग मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 10-50 एग्जाम्पल आते हैं एवरी मंथ, जहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, फाइनेंसिंग हो जाती है, शुरू में सैंक्शन लेटर मिल जाता है 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, वट एवर द लोन रिक्वायरमेंट इज। लेकिन कुछ डिस्बर्समेंट होने के बाद, कुछ अमाउंट रिलीज होने के बाद बैंक पेमेंट होल्ड कर लेता है, आगे डिस्बर्समेंट नहीं करता है, बिकॉज सर्टेन कंडीशंस ऐसी लग जाती हैं सैंक्शन के टाइम पे जो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से कोई कंडीशन लगा दी, लेट्स सपोज कोई एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पॉलिटिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, और वहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी कि ये इंडस्ट्री में ये चीज चलती है तो लगा दीजिए, पर वो पर्टिकुलर आपके यूनिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल ना कि आपकी इंडस्ट्री में वो चीज हो सकता हो, लेकिन आपकी यूनिट पे एप्लीकेबल ना हो, लेकिन वो कंडीशन लग गई, आपकी यूनिट पे आ नहीं सकती वो चीज। इनिशियल डिसबर्समेंट तो बैंक कर देगा, लेकिन जब उस डॉक्यूमेंट का या उस कंडीशन को फुलफिल करने का टाइम आएगा और आप फुलफिल टाइमली नहीं करेंगे तो बैंक होल्ड कर देगा। अभी पीछे ग्रोथक का केस आया था, 2 दिन करनाल के केस थे, दिल्ली के तो 10 केस। आपका मतलब यह है कि कितना पैसा चाहिए, किस शेप में चाहिए और कैसे चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फंडिंग, वो हमारा काम है। वो हमारा काम है, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। अब कई बार ऐसा हुआ है क्लाइंट को पता भी नहीं था कि मेरे प्रोजेक्ट पैसा लगना कितना है। भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है आपको पता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए के पास वो, या फिर 10-5 हजार रुपए लेके कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले लोग होते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, ये जी वो बना के देते हैं, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 10 बार बैंक वाले अपने खांचे में ढूल के और कर देते हैं काम। जबकि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बनाते हैं। हमारी जो, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, चाहे प्रोजेक्शंस हो, CMA डेटा हो, कुछ भी हो, वो सब हमारा इन हाउस होता है। सारी कैलकुलेशंस
सारी डिस्कशंस, मल्टीपल विजिट्स होती हैं, मल्टीपल डिस्कशंस होती हैं पार्टी के साथ बैठ के, तब हम किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं कि हाँ ये काम ऐसे से होगा। क्योंकि जब तक आप इन डेप्थ नहीं समझोगे किसी प्रोजेक्ट को, तब तक आप उसको फाइनेंसिंग करवा ही नहीं सकते। और फाइनेंसिंग तो चलो फिर भी किसी कारणवश हो जाएगी, लेकिन फाइनेंसिंग जिस तरीके से चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, जिस पर्पज के लिए चाहिए, वो नहीं होगी। फाइनेंस तो हो जाता है, बट फाइनेंस कैसा होना होता है ये नहीं हो पाता। ये नहीं पता। और दूसरी बात एक और भी है ना, आपको मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर कहीं रोड से गुजरते होंगे, कई सारी यूनिट या कई सारी फैक्ट्री जो है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग आपको देखती होगी जो अधूरी रह गई है, जो कभी कंप्लीट नहीं होती, कई सालों से ऐसी पड़ी हुई है। वो यही नतीजा है कि फंडिंग तो हो गई थी, लेकिन पैसे पूरे रिलीज नहीं किए बैंक ने, ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस जो उस पार्टी पे एप्लीकेबल थी या नहीं थी, वो फुलफिल नहीं कर पाया। क्योंकि ये चीज एक बिजनेसमैन के केआरए से बाहर है, उनके थॉट प्रोसेस से बाहर है कि उसको बैंक की टेक्निकलिटी नहीं पता। एक बिजनेसमैन को ना बैंक की टेक्निकलिटी नहीं पता कि बैंक को एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। जो अलाइनमेंट है बिटवीन द बैंक एंड बिटवीन द पार्टीज फ्यूचर या उसका विजन की बात कर ले, तो वो अलाइनमेंट बेसिकली दिल्ली वेल्थ ग्रुप का काम है। इट्स नॉट अप टू दैट। हमारा सिर्फ फाइनेंसिंग का मैटर नहीं है, हम कोई यूनिट सेटअप करने से लेके, मतलब विजन से लेके, जब हम विजन किसी दिमाग में आइडिया आता है कि हम ऐसे ऐसे करके एक यूनिट स्टार्ट करेंगे या एक बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, वहां से लेके और जब तक वो बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता और जब तक वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, तब तक हम साथ निभाते हैं और हर छोटे छोटे स्टेप पे गाइडेंस देते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज में। नॉट ओनली गाइडेंस देते हैं, हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये तो बहुत लोगों को ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा जैसे कई बार होता है रनिंग यूनिट में, हाँ रनिंग यूनिट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, टर्नओवर बढ़िया है, हर चीज बढ़िया है, तो दिल्ली वेल्थ ग्रुप की जरूरत का है। नहीं, अभी हमारे साथ हुआ ऐसा केस, हम गए थे भी जहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा मांग रहे थे, बट उनको समझाया कि आप यूज तो कर नहीं पाओगे इसको, आप ले क्यों गए। फिर लोगों को लगता है लोन ले लो और जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो, इसलिए बिजनेस की रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी एक बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड अ बिजनेसमैन रिक्वायरमेंट। क्योंकि बिजनेसमैन का दिमाग कहता है मुझे पैसा इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, लेकिन बिजनेस की रिक्वायरमेंट वो जस्टिफाई नहीं होती। उन चीजों का अलाइनमेंट कि भाई हाँ, अगर बिजनेसमैन का कोई विजन है, उस विजन के हिसाब से चलती हुई यूनिट में जो है, अगर हमें एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए, वर्किंग कैपिटल की चाहिए, और वो वर्किंग कैपिटल की भी 10 तरह की शेप होती हैं और एक एक शेप को भी फिर फर्दर कस्टमाइज किया जा सकता है, तो ना 2, 3, 4 लेवल की कस्टमाइजेशन हो सकती है। तो उस कस्टमाइजेशन में एक्चुअल में दिल्ली वेल्थ ग्रुप काम आता है। फिर तीसरा एक और मेजर कंसेप्ट जहां बात आती है एक्सपेंशन में तो बहुत मेजर इश्यूज है। तो लोगों को समझ में नहीं आता भाई, जो 10 करोड़ की मशीनरी फाइनेंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं लोग एक्सपेंशन के टाइम पे, ये 10 करोड़ की मशीनरी तो फाइनेंस कर देंगे, बिकॉज वो प्रॉफिटेबिलिटी पे कैलकुलेशन होती है, टर्म लोन होना होता है, ठीक है। लेकिन वो मशीनरी 10 करोड़ की जब खड़ी हो जाएगी, तो उस मशीनरी को फीड करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, तो उनकी फंडिंग के बारे में कुछ सोचता नहीं, ना डिस्कस करता। तो उसके लिए फिर कस्टमर वो उठाता है बिजनेस लोन, दुनिया भर के। फिर आपके सामने ही हमारे पास कितने आके 2-2 घंटे तक उनको चुप कराने लगते हैं, भाई साहब रुक जाओ, कोई बात नहीं, संभालते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। दीज आर द इश्यूज जहां दिल्ली वेल्थ ग्रुप एक्चुअल में काम आता है, और ये काम आपके लिए ना कोई भी इंडस्ट्री में, मार्केट में करता हुआ नहीं मिलेगा जो हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जिसको पैसे की जरूरत होती है उसको बैंक से पैसा नहीं मिल पाता, और जिसको जरूरत नहीं होती है उसको बैंक पैसे देता है या देने को राजी रहता है। देखो एक्चुअली मेरे इस मामले में ना, मेरा एक पुराने अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम था बॉब हॉक, उनकी एक कहावत है, मुझे बड़ी पसंद है कि ए बैंक इज ए प्लेस दैट विल लेंड यू द मनी इफ यू प्रूव दैट यू डोंट नीड इट। मतलब बैंक ऐसी जगह है, बैंक ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है जो आपको पैसे दे देगा, लेकिन आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है। मतलब मालदार को ही पैसा मिलता है, ये तो श्योर है। लेकिन इसका एक ना अलग एस्पेक्ट भी है। इसका अलग एस्पेक्ट ये है दैट पैसा उसको मिलता है जो नैरेटिव बिल्ड कर पाए, जो ये समझा पाए कि पैसे से पैसा बनेगा कैसे, या जो पब्लिक मनी, हम बेसिकली बैंक का पैसा, बैंक का अपना तो पैसा होता नहीं है, दैट इज अ पब्लिक मनी। तो पब्लिक मनी जब आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा बैंक, तो वो पब्लिक मनी डूबेगा नहीं, उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा बन जाएगा, और आप बैंक का इंटरेस्ट सर्व कर पाओगे, साथ में रिपेमेंट भी टाइमली कर पाओगे। चौथा क्वेश्चन ये है कि जो अक्सर आता है स्टार्टअप और डब्ल्यूसी में, कस्टमर अपने मार्जिन और कोलेटरल को लेकर के काफी कंफ्यूज रहता है। तो एक थोड़ा उसके बारे में एक बार बात करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है
की भ्रम है कि अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया है तो कोई भी बैंक उनके बिजनेस में ना पैसा लगा देगा और 100% फाइनेंस कर देगा या 90% कर देगा, 95% कर देगा। हाँ, होता है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जहाँ पे 90-95% की फंडिंग हो जाती है, 95 तो नहीं 90% तक की फंडिंग हो जाती है, 10% मार्जिन तो वहाँ पे लगाना पड़ता है। पर वो बहुत छोटे स्केल के छोटे छोटे बिजनेसेस को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं। दैट इज नॉट एक्चुअली बिजनेस। जो स्टैंडर्ड नियम कहते हैं वो नियम कहते हैं कि आपको 25% का मार्जिन आपके पास होना चाहिए जो भी आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। यानी कि अगर मान लीजिए एक सिंपल सी बात करें, वर्किंग कैपिटल में हम लोग वर्किंग कैपिटल की जब फाइनेंसिंग करते हैं तो एक कैलकुलेशन आती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। जब हम ओवरऑल बिजनेस में वर्किंग कैपिटल गैप निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल गैप लेट्स सपोज 100 रुपए है, तो 100 रुपए के अगेंस्ट में 25% का मार्जिन तो पार्टी अपना डालेगी, 75% बैंक की तरफ से फाइनेंस होता है। आप नॉर्मल लोन में भी अगर आप हाउसिंग लोन ले लीजिए, हाउसिंग लोन में भी सर्टन पैरामीटर्स हैं, जैसे छोटे लोन से 25-30 लाख से कम के लोन जो है वहां पे आपको 90% फाइनेंस हो जाता है, क्योंकि वो छोटे तबके के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग है, तो वहां पे फाइनेंसिंग उस तरीके से हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप 75 लाख या उससे ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे आपको 75% फाइनेंस होता है, यानी 25% का मार्जिन हो जाता है। कहाँ 10% का मार्जिन हो, कहाँ 25% का मार्जिन। बड़ी प्रॉपर्टी होगी, बड़ा लोन ले रहे हैं तो 25% का मार्जिन, छोटी प्रॉपर्टी है, छोटा लोन ले रहे हैं तो 10% का मार्जिन। तो ये बड़ा ही एक विचित्र सी विडंबना है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो बैंक में जब भी कोई फाइनेंसिंग होगी या कुछ भी ऐसा होगा तो ये कैलकुलेशन पे ही होगा। मार्जिन आपको बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बेस्ड ऑन योर वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कैपिटल, जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से मार्जिन आपको लेके आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि भाई आप अपने बिजनेस में मार्जिन बेसिकली अपने बिजनेस में अपना पैसा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ना, एक चीज सवाल का मुझे जवाब कभी नहीं मिला आज तक। मतलब लोग घुमा जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। आपका बिजनेस है, आप बिजनेस के मालिक हो, आपके बिजनेस में अगर आप पैसा नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? लोग ये कहते हैं कि पैसे होते तो मैं लोन लेने के लिए क्यों आता। अगेन वही बात है, लोन उनको नहीं मिलता जिनके पास पैसे नहीं है। लोन उनको मिलता है जो ये सिद्ध कर सके या जो ये समझा सके कि आप पैसे से पैसा बना सकते हो। आपके पास पैसे थोड़े से हैं, थोड़े से चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है लेकिन सारे चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े से होने चाहिए, थोड़े से मिल जाएंगे। और सेकंड, जो अपना स्टार्टअप में कोलेटरल का इशू आता है, जो देखो स्टार्टअप पे ना अगेन मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को भ्रम है इस चीज का। फाइनेंसिंग कुछ भी सोच के समझ के किसी भी तरीके से हो जाती है। सबसे पहले तो स्टार्टअप की परिभाषा ही गड़बड़ है। स्टार्टअप की असली परिभाषा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टार्टअप पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जहां पे आप सर्टिफिकेशन लेके और आप अपने आप को स्टार्टअप कह सकते हो। स्टार्टअप में एक बात क्या है कि आज आप 10 साल पुरानी कंपनी हो, 8 साल पुरानी कंपनी हो, 10 साल तक की शायद लिमिट है, तो 8 साल पुरानी कंपनी हो तो भी आप स्टार्टअप कहला सकते हो। लेकिन बैंक के लिए, अगर आप बैंक के नजरिए से, द मोमेंट आप बैंक के नजरिए से इस पॉइंट पे जाओगे, अगर आप पिछले 8 साल से काम कर रहे हो तो यू आर नॉट स्टार्टअप। द मोमेंट किसी भी बिजनेस का कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसमें सेल परचेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बैंक के नजरिए से कोई भी बिजनेस वो स्टार्टअप नहीं रहता, वो एक्सपेंशन या ब्राउन फील्ड में आ जाता है। द मोमेंट वो बिजनेस स्टार्ट होगा आपके बिजनेस में तो वो परफॉर्मेंस लिंक्ड फाइनेंसिंग मिलेगी आपको। हालांकि दूसरे ऑप्शन है लेकिन मेजरली वहां आएंगे। एक स्थिति ये भी आती है कि अगर आपके पास, आप 8 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहे हो तो आपने क्या बनाया? कितनी कंपनियां हमारे पास आती हैं 8 साल से 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं, लॉस मेकिंग है, बर्न किए जा रहे हैं पैसा। पब्लिक मनी बैंक तो नहीं देगा पैसा बर्न करने के लिए। बैंक को जवाब देना, भाई बैंक ने आपका पैसा, हमारा पैसा, सबका पैसा है, वो उस पैसे पे इंटरेस्ट देना है हमें। हमारे को सेविंग अकाउंट में, एफडीज में पैसा पड़ा हुआ, ठीक है, प्लस बैंक ने कहीं से बोरो किया होगा, आरबीआई से बोरो किया है या एक्सटर्नल पब्लिक मनी में जहां से बैंक के पास पैसा आया है, बैंक को भी तो उस पर इंटरेस्ट देना है। वो ऐसे बिजनेस में पैसा क्यों देगा जो बिजनेस जो लॉस मेकिंग है, जो बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा, वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, वो बिजनेस इंटरेस्ट कैसे सर्व करेगा? तो कोलेटरल स्टार्टअप में मिनिमम कैसे कैलकुलेशन होती है उसकी? स्टार्टअप देखिए, जो स्टार्टअप कह लो या ग्रीनफील्ड कह लो, हाँ, जो स्टार्टअप नहीं, अलग चीज होगी, दोनों अलग चीज। स्टार्टअप और ग्रीनफील्ड दोनों अलग चीज है। हम हालांकि कॉमनली बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो कॉमनली बोलता हूँ कि स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। कोलेटरल का जहां तक बात है, 20 करोड़ तक की फंडिंग तो विदाउट कोलेटरल मिलती है। बट सर्टन इंडस्ट्रीज को जहां आप कुछ ऐसा करके दिखा रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रीज की नॉर्म्स हैं। अगर आप स्टार्टअप की वेबसाइट पे जाएंगे तो आ जाएगा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है और किन किन कंडीशंस में मिलता है, बहुत सारे हैं। तो विदाउट कोलेटरल 20 करोड़ तक मिल सकता है। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट की वायबिलिटी थोड़ी सी भी 19-20 नजर आती है, देन यू नीड टू सर्व सम कोलेटरल। अब वो कोलेटरल 10% भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। डिपेंड ऑन बिजनेस प्रोफाइल, रिस्क कितना बैंक का, डिपेंड ऑन द जो बैंक का रिस्क असेसमेंट ऑफिसर है, वो कैसे रिस्क असेसमेंट करता है, इट ऑल डिपेंड।
इट मे बी एक ब्रांच में आप जाएं, वहां रिस्क असेसमेंट ऑफिसर जो बैठा हुआ है, क्रेडिट ऑफिसर या रिस्क असेसमेंट ऑफिसर जो बैठा हुआ है, वो आपके बिजनेस का रिस्क असेसमेंट अलग एंगल से करता है, दूसरी ब्रांच अलग एंगल से करेगी। एक सरकारी बैंक अलग एंगल से करेगा, दूसरा सरकारी बैंक अलग एंगल से करेगा। एंड उनकी आपस की पॉलिसी भी अलग अलग हो सकती है। अनसिक्योर्ड भी अवेलेबल है स्टार्टअप में, विदाउट प्रॉपर्टी। 10% सिक्योरिटी पे भी लोन हो जाएगा, 20 पे भी हो जाएगा, 50 पे भी होगा, 100 पे भी होगा, और होने को 200% कोलेटरल सिक्योरिटी दोगे तभी नहीं होगा। देयर इज नो थंब रूल कि भाई कितनी कोलेटरल होनी चाहिए। ओके मनोज जी, आपसे काफ़ी बातें आज जानने को मिली, तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं और इन बातों पे दोबारा डिस्कस करते हैं। जी हाँ, थैंक यू अनिल जी, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे। और हमारा मुद्दा रहता है कि आपको बिजनेस से संबंधित फाइनेंस में जो जो दिक्कतें आती हैं, कहाँ आप अटक सकते हैं, कहाँ आप निकल सकते हैं, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट के बारे में आज डिस्कशन नहीं हुआ, हमारी और भी पॉडकास्ट इस तरह की आती रहती हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर आते हैं और अलग अलग विषयों पे आपको फाइनेंस से संबंधित सलाह देते हैं। सो मैं मानता हूँ कि आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर कोई सवालात अभी रह गए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए पॉडकास्ट या वीडियोस आपके पास तुरंत नोटिफाई हो जाएं और आपको आपके बचे हुए सवालों के जवाब मिल जाएं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।